क्वेश्चन नंबर 1। अर्ली बुद्धिस्ट stupa art while depicting folk motifs and narratives successfully expounds Buddhist ideals. Elucidate। ठीक है, तो पहले अगेन उस दिन मैंने फर्स्ट क्लास में ये बताया था, क्वेश्चन को बार बार पढ़ो। क्वेश्चन अगर तुमने ढंग से पढ़ लिया, क्वेश्चन समझ में आ गया, तो तुम आंसर उसी तरीके से फ्रेम करोगे। तरीका ये रहेगा, क्वेश्चन को आपने एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, तीन बार पढ़ा, ये तरीका है, पर क्वेश्चन को समझ लो इसमें क्या क्या रहा है। अर्ली बुद्धिस्ट स्तूपा आर्ट, ठीक है, पहले तो स्तूपा आर्ट की बात हो रही है। वाइल डिपिक्टिंग फोक मोटिव्स एंड नरेटिव्स, तो फोक मोटिव्स वो सब ड्राइंग मैंने हो रखी थी, उसमें नरेटिव भी था। सक्सेसफुली एक्सपाउंड्स द बुद्धिस्ट आइडियल्स, तो क्वेश्चन की मेन डिमांड क्या है कि बुद्धिस्ट आइडियल को उसने डिपिक्ट किया है। अब दिमाग में आ गया, एक तो बात चल रही है बुद्धा स्तूपा आर्ट की, तो स्तूपा दिमाग में है, उस स्तूपा को अंडरलाइन कर लो, ठीक है। फोक मोटिव्स नरेटिव्स को कर लो, इन पे बात करनी है हमें। और सबसे ज्यादा बात किस पे करनी है? बुद्धिस्ट आइडियल्स पे। तो ये चार तो सर्कल लगेंगे पहले उस पे, और 80% आंसर जाएगा बुद्धिस्ट आइडियल्स पे। तो एक इंट्रो आएगा स्तूपा आर्ट के बारे में, क्या कर रहा था, ठीक है। एक स्तूपा की फोटो बनेगी, दिमाग में होना चाहिए पहले ही, है ना। 80% डिफरेंट डिफरेंट जो ये बुद्धिस्ट के आइडियल्स हैं, कैसे ये स्तूपा आर्ट उसको डिपिक्ट कर रही है, उस पे जाएगा। और फिर कंक्लूजन आएगा। ऐसे दिमाग में स्ट्रक्चर बनते, 1 मिनट में बना लेना है। फिर हम अपना स्टार्ट करेंगे। ये 12.5 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। इसको करो तुम 10 मार्क्स के हिसाब से 7 मिनट्स के अंदर, या थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, कर लोगे 7 मिनट्स में, कर लो 10 मार्क्स के हिसाब से 7 मिनट्स। स्टार्ट। देखो आपने पढ़ा होगा स्तूपा, है ना, मेन बात है उसमें कीवर्ड निकालने हैं और डायमेंशन जनरेट करनी है। तो जो भी टॉपिक है, कल भी हमने किया था, एक टॉपिक जब हम उठा रहे हैं, तो आज का टॉपिक है स्तूपा है ना, बुद्धिज्म है, उनके जितने एस्पेक्ट्स हैं। तो वो हमें उस आंसर से सारे एस्पेक्ट्स याद करने हैं, क्योंकि इसी थीम से फिर दोबारा क्वेश्चन रिपीट होएगा। तो यही जो भी एस्पेक्ट्स मैं आपको आज बताऊंगा, ये सारे जो ग्रीन पे लिखे हैं, इन्हीं एस्पेक्ट से अपना आंसर बना देंगे आप, ठीक है। तो पहला इस क्वेश्चन मैंने वैसे इंट्रो मैंने आपको कल ही बताया था, ज्यादा इंट्रो बॉडी पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है हमें। सिंपल जो क्वेश्चन पूछा है उसके रिगार्डिंग हम इंट्रो बॉडी, इंट्रो और कंक्लूजन पे काम कर लेंगे। ज्यादा एम्फेसाइज है ना बॉडी को, जितने बॉडी पे नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे उतने हमें ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। कई बार हम इंट्रो को बहुत अच्छा बनाने के लिए टाइम लगा देते हैं, 1-2 मिनट, वो टाइम बॉडी पे ज्यादा दो। इंट्रो कॉन्टेक्स्ट से मैच करो, क्योंकि यहाँ पे मेरे को समझ में आ रहा है, मैं स्तूपा के बारे में लिख दूंगा इंट्रो में, इतना ही लिखना है, और वही लिखा हुआ है। ये जरूरी नहीं बहुत अच्छी लैंग्वेज या कुछ भी, स्तूपा के बारे में लिख दो, लास्ट में उसका कंक्लूड कर दो, मतलब बुद्धिस्ट टीचिंग के से या किसी भी, इतना सिंपल दिमाग में होनी चाहिए बस बात पे, उतना कंक्लूड करना। अब देखो, पहले बिल्ट एज अ सेक्रेड माउंट टू हाउस द रेलिक्स ऑफ बुद्धा, ये बेसिक बातें बनाए क्यों थे, जो बुद्धा के रेलिक्स थे उसको रखना, इतनी सिंपल लैंग्वेज में लिखना है आपको। सर्व, फिर जो क्वेश्चन से ले लो, इट सर्व बोथ द पर्पस ऑफ रिलीजियस एंड एजुकेशन, क्योंकि वही पूछ रहा है बिलीफ को उसे रिप्रेजेंट किया दोनों, कि रिलीजियस पर्पस भी सोल्व किया है और एजुकेट भी किया लोगों को, तो ये क्वेश्चन से उठाया आपने। तो आपने क्वेश्चन को क्या किया, कॉन्टेक्स्ट, इंट्रो को क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट से मैच किया आपने। ऊपर जनरल बात थी, पर ये जब आप लाइन लिखते हो तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि इंट्रो कैसे लिखा है, एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। फिर थर्ड बात, दो सिंबॉलिक, थ्रू सिंबॉलिक डिजाइन, एंड ये सब भी क्वेश्चन का ही पार्ट है। हम एग्जैक्ट नहीं लिखा है मैंने, है ना, लेकिन उसी को वर्ड्स यूज किए हैं। थ्रू सिंबॉलिक डिजाइन एंड मोटिव भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आप खेलोगे, रिच फोल्क मोटिव, ऐसे वर्ड यूज करने, ये थोड़े, है ना, बट आपके लिए रिच फोल्क मोटिव्स की, फोक मोटिव्स ही, रिच फोक मोटिव्स क्या कम्युनिकेट किया कि बुद्धिस्ट आइडियल्स, इनके थ्रू आपने जो सिंबॉलिक डिजाइन के थ्रू और मोटिव्स के थ्रू इट कम्युनिकेटेड द की बुद्धिस्ट आइडियल्स टू कॉमन पीपल, ये इंट्रोडक्शन था। अब देखो जो ये तो, अब थोड़ा कम भी लिख देते कोई बात नहीं, बॉडी में नंबर ऑफ पॉइंट ज्यादा होंगे तब ज्यादा नंबर मिलेंगे। अब पहला पॉइंट देखो, क्योंकि हमें दिखाना है जो बुद्धा के जितने भी वो स्तूपा है या उसके जितने पार्ट है, वो कुछ ना कुछ आइडियल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो एंटायर स्तूपा है उसकी अगर आपने फोटो बनाई होगी यहाँ पे, है ना, ऐसे बेस सा होता है, फिर वो होता है, फिर ये हेड होता है ना, यहाँ पे पूरा बेस है पूरा, फिर यहाँ पे तोरन्स होते हैं चारों तरफ, इस तरीके से स्तूपा बनाना था आपको। तो ये पूरा बुद्धा को ही शो कर रहा है, बेस की बुद्धा के क्रॉस लेग्स है, जो ये डोम है ये इसकी बॉडी है, और ये इसका हेड है, ठीक है, जो निर्माण अचीव कर रहा है बुद्धा वो शो कर रहा है, ठीक है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग शो कर रहा है। तो ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेटिव मेडिटेटिंग बुद्धा। सेकंड, क्योंकि मेडिटेशन क्या है, एक आइडियल से बुद्धा की, ये समझो ना बात को, मैं आर्किटेक्चर को किससे लिंक कर रहा हूँ, उसके आइडियल से। मेडिटेशन में तो एक आइडियल है बुद्धिज्म का, तो इट रिप्रेजेंट द मेडिटेटिंग बुद्धा। ऊपर ही डायग्राम बनाए थे वहां साइड में। सेकंड देखो, जो फोक मोटिव्स और जो स्टोरीज लिखी होती है, ठीक है, जटाका स्टोरीज लिखी हुई है ना,
वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लोकल एंड द लोकल ट्रेडिशंस वर कार्व्ड ऑन द गेटवेज टू एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्स बुद्धिस्ट आइडियल्स इन द सिंपल वे। तो जो भी उस पे जटाका स्टोरीज लिखी हुई है ना, वो क्या कर रहे हैं, जो बुद्धिस्ट के कॉम्प्लेक्स आइडियल्स है उनको सिंपल तरीके से क्या कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। यानी कि वो आर्किटेक्चर अपने आप में आर्किटेक्चर नहीं है, वो आइडियल्स को एक्सप्लेन कर रहा है बुद्धिस्ट की। ये हमें क्वेश्चन की डिमांड थी, वही हम फुलफिल कर रहे हैं अपने हर आंसर में। आप लोग को याद ये रखना है, स्तूपा, फोक मोटिव्स और स्टोरीज, अंदर वाला आप लिख लोगे। और अब वो जो चार तोरण है, वो भी केवल स्ट्रक्चर नहीं है, उसमें भी कुछ ना कुछ छुपा हुआ है, जो अंदर हिडन चीज है वो आपको बतानी थी। ठीक है, तो वो जो चारों तोरण है वो कहीं ना कहीं बुद्धिस्ट की जो चार इवेंट्स, मेजर इंपोर्टेंट इवेंट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इट रिप्रेजेंट द फोर इवेंट्स इन द बुद्धिस्ट लाइफ। ये प्री में भी आ सकता है क्वेश्चन, मेन मैच द फॉलोइंग में, कि नॉर्थ क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, साउथ क्या कर रहा था, ईस्ट क्या कर रहा था, वेस्ट कर रहा था। सूरज कहां से निकलता है, तो जन्म हुआ था तो कहां से हुआ था, ईस्ट में। तो यहाँ पे आप बताओगे ईस्ट रिप्रेजेंट द बर्थ ऑफ बुद्धा। ठीक है, फिर जब बर्थ हुआ तो ईस्ट के बाद सीधा वेस्ट गया, और वेस्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका पहला सरमन, उसने सरमन दिया वेस्ट में। फिर एन से क्या है, नॉर्थ, और एन से क्या होता है, निर्माण। तो नॉर्थ रिप्रेजेंट करता है निर्माण, वो बुद्धा। निर्माण के बाद फिर लास्ट में क्या होता है, एनलाइटनमेंट। बच क्या गया, साउथ, साउथ में जाके एनलाइटनमेंट। तो ऐसे आपको ये बताना था कि भाई वो चारों तोरण ऐसे नहीं लगा रखे, उनके पीछे एक आइडियल रिप्रेजेंट कर रहा है, वो चारों ही कर रहा है। प्री में क्वेश्चन ये आ जाएगा, तो स्टेटमेंट बना देगा, मैच द फॉलोइंग करवा लेगा। तो इसलिए ढंग से अगर स्टैटिक को करते हैं, हमारा प्री भी स्ट्रॉन्ग होता है इससे। जितने भी आप पेपर 1 2 3 4 करोगे, 3 करोगे ना, 1 2 3, तो आपका प्री भी स्ट्रॉन्ग होता चलेगा इन क्वेश्चन के साथ साथ। हो गया भाई चारों, ये सारा मैंने डिटेल से दे रखा है मॉडल आंसर में, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, ये तो बस मैं आपको, फिर कई बच्चे कल नहीं आए थे इसलिए मेरे को दोबारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कैसे हमें कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करना है आपको अपने आंसर से। वरना ही फर्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, कैसे मॉडल आंसर्स को यूज करना है आपको। अब देखो गेट्स, और जो उसके गेट्स हैं उनकी डायरेक्शन भी ऐसे अलाइन कर रही है कि वो स्वास्तिक का फॉर्म ले रहा है, ठीक है ना। और स्वास्तिक क्या करता है, ऑस्पिशियस शो करता है, ठीक है ना, टू बी गुड। तो गेट्स को भी आप बता सकते हो, इट इज अरेंज इन सच अ मैनर दैट इट रिप्रेजेंट द स्वास्तिक, आर्म्स ऑफ स्वास्तिक। फिर आओ प्रदक्षिणा पाथ, हमने वो बनाया था, उसके चारों तरफ प्रदक्षिणा पाथ जो था, वो भी क्या शो कर रहा है, वो सिंपल ऐसे नहीं बनाया, वो भी कर रहा है साइकिल ऑफ रीबर्थ, सिंबलाइजेस साइकिल ऑफ रीबर्थ। तो सब चीज बहुत सोच के बनाई हुई है। हमने उसको एज ए आर्किटेक्ट पढ़ा है बस अभी तक। अब उसके आइडियल्स भी आज हमने जान लिया। यूपीएससी एक स्टेप आगे जाता है कि बच्चे ने ऊपर ऊपर से रट लिया होगा, आइडियल शायद नहीं पढ़े होंगे, इसलिए उन्होंने मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया। लेकिन अब कैसे ही पूछ ले, अब तुम कर लोगे, अब बुद्धिज्म के स्तूपा के तुम्हारे क्वेश्चन रुकेगा नहीं अब। ठीक है, यूनिवर्सल मैसेज है, चारों तरफ से गेट होते हैं, अलग अलग जगह पे स्तूपास बने थे। ठीक है, तो हाँ, तो स्तूपास आर अलाइंड विद फोर डायरेक्शंस सिंबलाइजिंग द स्प्रेड ऑफ धर्मा टू द ऑल कॉर्नर्स ऑफ द। ये लास्ट मैंने 2 लाइन का कंक्लूजन लिखा है, दस अर्ली बुद्धिस्ट स्तूपा आर्ट ब्लेंडिंग सिंबोलिज्म विद द फोक एक्सप्रेशन। तो सिंबल को फोक एक्सप्रेशन से, लर्निंग से, इन सबके वही वर्ड लिख के आपको आंसर लिखना था। ठीक है, इफेक्टिवली कन्वेड द कोर वैल्यूज ऑफ बुद्धिज्म टू द मासेस। मेन पर्पस तो यही था ना, कि जो कोर वैल्यूज है बुद्धिज्म की उसको मासेस तक पहुंचाना है, एंड थ्रू दिस स्ट्रक्चर। ये आप कोर आइडिया समझ जाओ, उस क्वेश्चन का कोर आइडिया क्या है। फिर उसका आंसर लिखोगे, आपके जो 3 नंबर आ रहे हैं वो 5 से बदल जाएंगे। ये फाइट अब इसी बात की है, वो 3 3 नंबर से ऊपर नहीं उठ पा रहे, 10 में से 3 आ रहे हैं, 10 में से 5 लेके आना है जब टॉप करना है तो वो ये है, क्वेश्चन की कोर समझो। क्वेश्चन की आपको कोर क्या थी, स्ट्रक्चर से मैसेज समझाना है कॉमन पीपल को, और वो मैसेज क्या है, सारे आइडियल्स है, और उसमें डायमेंशन लिखो। ये ऐसे करना पढ़ाई अपने को। अब पढ़ाई करोगे खुद को फुलफिल लगेगा कि मैंने टॉपिक अच्छे से कवर किया है, मेरे को समझ में आया है। कहीं ना कहीं तुम्हें खुद ही लगेगा कि बाकी लोगों से मैं ऊपर अच्छा कर रहा हूँ लेवल अपना। ये अपने, ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। ऐसे हर क्वेश्चन पे अभी नहीं, अभी तो इतना टाइम कम है, 7 मिनट मिलते हैं तुम्हें, है ना। फिलहाल तो तुम क्वेश्चन को समझो, और जैसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और फिर जब घर जाओगे तब उस मॉडल आंसर को, या अब भी जब भी कोई कंटेंट पढ़ोगे तो उसमें से ये पूछो कि इसका क्रक्स क्या है, इसका कोर क्या है, चाहता क्या है, मतलब वो टॉपिक क्या बताना चाह रहा है मेरे को, बस वो समझ लो आप। तो उसको समझ जाओगे, तुम्हारे लिए फ्रेमिंग अच्छी हो जाएगी आंसर की, आंसर दिमाग तेज चलेगा तुम्हारा, फिर फास्ट चलेगा, कि तुम्हें पता है कि मेरे को ये रिप्रेजेंट करना है इसमें। हाँ, उसमें ये हो सकता है कि तुम्हें 3 पॉइंट याद आए, तो 3 पॉइंट नोट से अपना देख के 6 पॉइंट हो जाएंगे, या मॉडल आंसर से देख लो। फिर अगली बार वो 6 पॉइंट भूलोगे नहीं, क्योंकि तुमने स्ट्रक्चर से याद किया, तुम्हें पता था इसमें मेरे को पढ़ना क्या है। जब हम रैंडमली रटते हैं ना, तब वो हम चीजें भूल जाते हैं। एक बार स्ट्रक्चर बना लो फिर रटो, रटना जरूरी है बहुत, बिना रटे तो एफिशिएंसी नहीं आएगी, पर स्ट्रक्चर बना के फिर रटो। तो हमने कर दिया क्लियर। ठीक है, चलो अगला करते हैं, सेकंड। ये देखो, 2 क्वेश्चन में से पहला वाला ही करेंगे, क्योंकि दोनों एक सिमिलर लाइन पे है, 14 पे आया, 15 19 में फिर आ गया।
है ना, गांधार स्कल्पचर ओड एज मच टू द रोमन्स टू एज टू द ग्रीक एक्सप्लेन, हाईलाइट द सेंट्रल एशियन एंड ग्रीको बैक्टीरियन एलिमेंट्स इन द गांधार आर्ट। तो गांधार जो आर्ट है वो अलग अलग जगह से उसने आइडियाज लिए हैं। ठीक है, तो पहले पूछा था रोमन्स और ग्रीक से क्या क्या लिया है, अगली बार पूछ लिया ग्रीको बैक्टीरियन और सेंट्रल एशिया से क्या है। पहला वाला हम यहाँ करेंगे, दूसरा आप घर पे करोगे। और चारों के एलिमेंट्स, अब आपका काम क्या होना चाहिए, होमवर्क मेरा अगर मैं होता हूँ आपकी जगह, तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ प्रैक्टिस करता, दूसरा घर जाके लिखता, और फिर मैं इन दोनों में से एक टेबल बना लेता। इसमें अगर मैं लिखता यहाँ पे गांधार आर्ट, जैसे मान लो गांधार आर्ट बीच में, और यहाँ पे ऐसे मैं डायग्राम बना लेता। इनमें चारों में लिखते हैं, ग्रीक से क्या लिया, रोमन से क्या लिया, और सेंट्रल एशिया से क्या लिया, और ग्रेको बक्टेरियन से क्या लिया। और यहाँ पे एक दो तीन चार पांच, जो जो दोनों मॉडल आंसर से एक सिंगल नोट्स बना लेता है इसके में, आप कहीं से भी पूछ लो। दूसरा इसमें ये होता कि ये बोलता कि इन्होंने गांधार आर्ट ने बोरोड फ्रॉम डिफरेंट रीजन, तब भी चारों का एग्जांपल लिख देना। तो अगली बार दोनों को मिक्स करके आएगा क्वेश्चन, सेम नहीं आएगा ना फिर। पर मैं चारों कवर कर लेता इसको वहां से करके। इसमें चारों, एक रोमन्स आता, एक ग्रीक्स आता, एक ग्रेको बक्टेरियन आता, एक सेंट्रल एशियन आता, ये चार एलिमेंट्स आते इसके। और चारों के पॉइंट मैंने मॉडल आंसर में दे रखे हैं आपको, उन्हीं से बस फिगर फिगर और मैंने हेडिंग लिख लेता, क्योंकि अंदर तो मैं याद कर ही लूंगा। हेडिंग याद करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, अंदर का आ जाएगा दिमाग, इतना विश्वास रखो अपने ऊपर। क्योंकि दिमाग में जब स्ट्रक्चर बन जाते हैं ना ऐसे, तब दिमाग फास्ट चलता है बहुत, पेपर भी टाइम पे होगा पूरा। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं पहले वाला, देखो फिर। गांधार स्कल्पचर ओड एज मच टू द रोमन्स एज टू द ग्रीक। ठीक है, एक्सप्लेन। 10 मार्क्स, 7 मिनट, स्टार्ट। चलो देखो, अगेन इसमें जो इंट्रो कंक्लूजन का पहले बताता हूँ थोड़ा, बॉडी तो हम करना है डिटेल में। फिर सोचो गांधार आर्ट, एक तो ऐसा हिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा, टाइम पीरियड दे दो, ये एक इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। तो आप बता सकते हो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट फ्लरिशिंग बिटवीन फर्स्ट सेंचुरी बीसी टू द फिफ्थ सेंचुरी ईसी, एक टाइम पीरियड हो गया। दूसरा क्या ऑप्शन है हमारे पास साथ में, हो गए कि लोकेशन कहाँ थी उस टाइम के नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान इंडिया में, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का पार्ट है। तो ये इंट्रो बन जाएगा, है ना। फिर लास्ट में कंक्लूजन में क्या कर सकते हो, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, अलग अलग जगह से बोरो किया है ना, या वहां से। तो इस बार का जो क्वेश्चन आया था आपका, रिलीजियस सिंक्रेटिज्म, सिंक्रेटिज्म जो था, वो डालो कि सिंथेसिस शो कर रहा है। ठीक है, तो जो यूपीएससी के क्वेश्चन आते हैं उनसे भी काफी लाइन बन जाएगी आपकी। गांधार आर्ट स्टैंड्स एज अ टेस्टिमेंट टू द कल्चरल सिंक्रेटिज्म सीमलेसली ब्लेंडिंग द ग्रीक एंड रोमन आर्टिस्टिक एलिमेंट, ऐसे लिख दो। क्वेश्चन के अराउंड ही हुआ, ठीक है। स्ट्रेटेजिक, और ये हुआ क्यों फैसिलिटी, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, वो ट्रेड रूट था वहां पे, ठीक है ना। अलोंग द रूट एमलगेमेशन और डिस्टिंक्टिव जो एक आर्ट फॉर्म डेवलप हुई, क्योंकि वहां से मूवमेंट काफी होती है ट्रेड की, तो ट्रेड से ये इंपोर्ट हुआ सारी चीजें। आगे समझ, ऐसे आपको बताना लोकेशन पे, टाइम पीरियड पे, और इसका कल्चरल सिंक्रेटिज्म। अब ये वर्ड क्वेश्चन आ चुका है, तो हर बार जब भी एमलगेशन क्वेश्चन आएगा, तो आप बाकी सब बच्चे लिखेंगे फ्यूजन वर्ड, आप लिखोगे सिंक्रेटिज्म, ये एनहेंसमेंट होगी आपकी, वैल्यू एडिशन होगी। ऐसे करना है, ठीक है। मैंने दे रखा है मॉडल आंसर। अब देखते हैं बॉडी पे कितने पॉइंट आपको याद करने थे, है ना। तो दोनों के तीन तीन पॉइंट भी हम लिखेंगे तो भी चल जाएगा इन्फ्लुएंस। तो पहले ग्रीक का इन्फ्लुएंस पर याद होना चाहिए, क्योंकि ग्रीक वर द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस दिस, जो डेटी ह्यूमन फॉर्म्स में है ना, तो दे इंट्रोड्यूस दिस पार्ट, गॉड एज डेटीज इन द ह्यूमन फॉर्म। तो ये वाला जो पार्ट है एंथ्रोपोमॉर्फिक रिप्रेजेंटेशन, दैट वी टेक फ्रॉम द ग्रीक्स, डिपेक्टिंग डिपिक्टिंग डेटीज एज द ह्यूमन फॉर्म। एक तो ये वहां से उन्होंने लिया, ठीक है। पहले बुद्धा को ऐसे ह्यूमन फॉर्म में नहीं करते थे, ग्रीक से उनका इन्फ्लुएंस था। तो सेकंड, फिजिकल जो फीचर्स थे, है ना, आप उस पर बुद्धा बना भी सकते हो, वेवी हेयर वाला करके, शार्प फेशियल फीचर्स हो गए और ड्रैप्ड गारमेंट्स। तो अगर सिंपल स्केच बना दोगे तो अप्रिशिएबल है, क्योंकि यहाँ पे लिखने का कम है इस पॉइंट में ना, तीन या चार ही याद आएंगे। तो ऐसे जब लिखने का कम होता है, एक तो खुला खुला करो, एक दो डायग्राम बना दो, और इंट्रो कंक्लूड करके तब बने। दोनों की सब हेडिंग अलग बनाओ, ग्रीक से क्या लिया था, रोमन से क्या लिया था। थर्ड इज द माइथोलॉजिकल एलिमेंट्स, ठीक है। डेपिक्शन ऑफ बुद्धा अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वज्रपानी, तो वहां पे भी ग्रीक गॉड्स जो वज्रपानी से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये हमने वहां से लिया, ग्रीक से लिया। तो ये तीन एलिमेंट हो गए, तीनों रेलिवेंट है, एक फिजिकल फीचर्स हो गया, एंथ्रोमॉर्फिक हो गया, और माइथोलॉजिकल एलिमेंट्स। अब रोमन से क्या क्या लिया है, फेशियल जो एस्थेटिक्स थे, ठीक है, द बुद्धास यूथफुल, ठीक है ना, बुद्धा को बूढ़ा थोड़ी दिखाया, यूथफुल दिखाया, ठीक है, वो कहां से दिखाया अपने रोमन से, यूथफुल। अपोलो लाइक फेस रिफ्लेक्ट्स द रोमन आर्टिस्टिक आइडियल्स, तो जो फेशियल एस्थेटिक्स है ये रोमन से लिए, ठीक है। मोटिव्स और डेकोरेशन, यूज ऑफ वाइन स्क्रॉल्स, जो ये बेल पत्ती यूज करे ना,
जो वेल है वाइन स्क्रॉल्स दैट आर टेकन फ्रॉम द रोमन्स। थर्ड, आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स, जो रिलीफ पैनल्स बनाए गए थे, जैसे अलग अलग जो रिलीफ पैनल्स बने हुए थे उनके ऊपर डिजाइन डिजाइन बनते थे, दैट वर ऑल्सो टेकन फ्रॉम द रोमन्स। कोई भी अगर आप सिंपल पैनल अगर देखो, अगर अभी नहीं है तो घर जाके उसका फिर आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। जितने ड्रॉ करोगे सो तो हिस्ट्री में आप ड्रॉ कर रहे हो वो एनहेंस। अब वैल्यू एडिशन पे बात है। सिंपल तो कई पहली बात, जो सिंपल नहीं लिख रहे हो तो वैसी बात है, जो ऐसे लिखेंगे वो मे बी रैंक आ जाए, जो डायग्राम के साथ करेंगे उनको आईएएस मिलेगा। तो आईएएस वाली बात है, ठीक है ना। तो एक कोई भी सिंपल सा पैनल अगर आपको लग रहा है बुद्धिस्ट के आसपास को बना पाओ तो वो पैनल बनेगा इसमें। एक मैं बुद्धा का बनाता है इसमें, पहले वाले ग्रीक वाले में, तो दोनों में एक एक फोटो बना दी मैंने। तो कहीं ना कहीं आंसर एनहेंस हुआ है। फिर कंक्लूजन इंट्रो हमने कर ही लिया, ठीक है। मेरे ये सब रोमन से लिया। चलो, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड आप प्रैक्टिस करना। फोर्थ हम करते हैं, अलग टॉपिक आ गया हमारा संगम लिटरेचर का, ठीक है। दो नॉट वेरी यूजफुल फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कनेक्टेड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, संगम लिटरेचर पोर्ट्रेज द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इट्स टाइम विद रिमार्केबल विविडनेस। कमेंट। क्वेश्चन को समझना है, सारे पार्ट एड्रेस करने हैं। 10 मार्क्स, 7 मिनट स्टार्ट करनी है ना। पहले मैंने बताया टाइमलाइन एक पार्ट था, है ना। लोकेशन एक पार्ट थी, जो आप यूज कर सकते हो अपने हिस्ट्री के आंसर्स में। एक पार्ट मैं आपको और बताता हूँ, दैट इज द मैप, है ना। तो जहां भी मैप बना के अपना उसको दिखा सकते हो, यहाँ यहाँ पे संगम एज थी अपना। एक पार्ट आएगा आपका मैप का, मैंने दे भी रखा है मॉडल आंसर में आपका। वारू चोला पांड्या इस तरीके से आप दिखा सकते हो साउथ संगम पीरियड कहाँ पे था। तो एक मैप और इंट्रोड्यूस करना है आपको अपने हिस्ट्री के आंसर में। हिस्ट्री, सिक्योरिटी, आईआर, ज्योग्राफी, इन चारों मैप बन जाएंगे आराम से। तो ये जब चीज दिमाग में रहती है ना, उसी हिसाब से फिर दिमाग काम करता है कि यार इसमें काम हो जाएगा, टाइम फटाफट कर लो उसको। पहले इंट्रो लिख के फिर पहला जो पार्ट था उसको 20% के अराउंड देना, 80% सेकंड पार्ट को देना, कैसे उसने आपकी सोशल लाइफ को, इकोनॉमिक लाइफ को, मैंने मॉडल आंसर और भी दे रखा है पॉलिटिकल लाइफ को, वो भी आपको लिखना था, है ना। पर मेन फोकस सोशल और इकोनॉमिक, फिर पॉलिटिकल का थोड़ा बहुत लिख दो। उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट डिमांड। एक्सप्लिसिट नहीं पूछा पर इम्प्लिसिट आपको लिखना है पॉलिटिकल भी, कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल भी डेपिक्ट तो किया ही है ना, ऐसा नहीं है। हाँ, पर उसने बोला ऐसे कंटिन्यूटी से नहीं किया, उसका स्टार्टिंग का फर्स्ट पार्ट एड्रेस कर लो 2-3 पॉइंट में, कि फ्रेगमेंटेड पॉलिटिकल रेफरेंसेस। उसने चेरा चोला पांड्या के बारे में बताया है, पर प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं बताया, बहुत फ्रेगमेंटेड बताया है उसके बारे में ना। पहला पार्ट तो ये हो जाएगा, नोट इन ना बट विदाउट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। दूसरा, काफी ज्यादा राजाओं की तारीफ कर रखी है, पोइटिक एग्जैगरेशन, तो कहीं ना कहीं वो फैक्ट से भी डेविएट हो जाता है। पोइटिक एग्जैगरेशन, हाइपरबोलिक प्रेज ऑफ रूलर्स डाइल्यूट्स द फैक्चुअल एक्यूरेसी। थर्ड, रीजनल बायस, इसलिए कह रहे हैं कंटिन्यूटी, तमिल वाले जो रूलर्स थे उनको ज्यादा दिखाया गया रादर देन बाकी, ठीक है ना। प्राइमरीली द तमिल रूलर्स को रिप्रेजेंट किया है, लेस अबाउट द डेक्कन और आंध्रा पॉलिटिक्स। तो तमिल पॉलिटिक्स की ज्यादा बात की है रादर देन आपकी डेक्कन और आंध्रा की। तो ये 2-3 पॉइंट्स आप फर्स्ट पॉइंट जो सब्सटेंशिएट करने के लिए कर रहे हैं। अब जो मेन पार्ट है क्वेश्चन का वो ये था, क्या क्या उसने सोशल कंडीशन और क्या क्या आपकी इकोनॉमिक कंडीशन को रिप्रेजेंट किया है। तो उसने बताया कि क्लैन बेस्ड थी, क्लास स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी थी, उसमें आगे सारे लिखोगे ब्राह्मण किंग्स जो भी थे वो सारे, सोसाइटी फ्रेगमेंटेड। दूसरा क्या बताया था, लैंड भी क्लासिफाइड थी, ठीक है। 5 इको कल्चरल जोन बचे थे, वो मैंने दे रखे सारे, कौन कौन से जोन थे वो बताना था। पॉसिबल है कोई डायग्राम बना पाए तो वो भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। देन विमेन फीचर्ड एज पोएट्स, विमेन कंडीशन, वॉरियर्स, ठीक है, लवर्स एंड कहीं ना कहीं कई लव मैरिज के भी है इंस्टेंसेस, सम ऑटोनॉमी इन द पार्टनर चॉइस इज एविडेंट। तो ये आपको विमेन का बताना है, ठीक है। क्योंकि कल हमने जो किया था आपको याद भी होगा, हम एक दो चीज करते ही ना, वरना सिस्टम या की सोसाइटी कैसे डिवाइडेड है, विमेन, तो 3-4 पैरामीटर कल किए थे। तो जब भी सोसाइटी के पैरामीटर आएंगे तो इन्हीं पे खेलोगे आप, रिलीजन, फैमिली, विमेन, कास्ट का क्या सिस्टम था, वरना का सिस्टम था, उन्हीं पे बन जाएगा आपका। हर एक किंगडम के अलग अलग होंगे, पढ़ते वक्त ही उनको ध्यान रख लेना क्या था, बस इतना ही करना है। क्योंकि 10 नंबर का ये 3 पॉइंट वहां लिख दिए, 3 यहाँ लिख दिए, 3 आगे में लिखेंगे, इंट्रो कंक्लूजन, 11 पॉइंट हो गए। तो 10 नंबर के में मैंने कहा 10 से ज्यादा पॉइंट लिखना है, तब हो जाएगा, अपने आप नंबर आ जाएंगे, 11 पॉइंट हो जाएंगे। अगर और टाइप स्पेस बचती है तो पॉलिटिकल भी लिख सकते हो, लेकिन बचेगा नहीं स्पेस इतना, तो इसमें काम हो जाएगा तुम्हारा। इकोनॉमिक लाइफ देखो, राइस, शुगर केन, मिलेट्स वर डोमिनेंट। कल भी जब हमने इकोनॉमी की बात की थी तो क्या बात कर रहे थे भाई, क्या क्या एग्रीकल्चर में क्या कर रहे थे, ट्रेड में क्या कर रहे थे, है ना, अर्बनाइजेशन में क्या कर रहे थे, ऐसी 3-4 बातें, वो पैरामीटर याद कर लो, उन्हीं पे दो तो सेट हो ही जाएंगे आपके हर क्वेश्चन में। विमेन पार्टिसिपेटेड इन फार्मिंग एंड वीविंग, ठीक है। एक्सटेंसिव मरीटाइम ट्रेड,
ये हमें प्री में पढ़ते हैं, मेरी टाइम ट्रेड था विद रोमन्स, ठीक है, और ये पोर्ट्स के लोकेशन जो आपने प्री में याद किए थे, पुआर और मुजारिस फ्लरिश। तो पॉलिटी में और हिस्ट्री में और ज्योग्राफी में, तीनों में प्री की नॉलेज काफी यूज होगी आपकी, जो फैक्चुअल नॉलेज है। लास्ट इज द क्राफ्ट की इंडस्ट्री, जो जो क्राफ्ट की इंडस्ट्री थी वो सारी लिख दो अपना। इस तरीके से ये शो किया है संगम ने। क्वेश्चन को समझना जरूरी था, पहले वाले पार्ट देख के ही लोग गड़बड़ी जाती है, अब लिखूं क्या इसमें, है ना, तो उसमें सिंपल उसको लिख दो ऐसे था, फिर सेकंड पार्ट को लिखो। कई बार अगर फर्स्ट पार्ट पे ज्यादा पॉइंट नहीं है तो सेकंड को लिख दो, कि ज्यादा मार्क्स इसी सेकंड पार्ट के ज्यादा थे। पर उससे घबराना नहीं है, लिखना पूरा क्वेश्चन को। और अब तुम्हें ये भी समझ में आ गया, कई बार ऐसे आ जाता है तो हमें क्या चीज पैरामीटर लिखने हैं। ये कनेक्टेड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द साउथ इंडिया, ठीक है, वेरी यूजफुल। संग पोर्टेजा सोशल, दो नॉट वेरी यूजफुल फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू द कनेक्टेड। तो जब भी ऐसा नेगेटिव पूछा है, कनेक्टेड नहीं बता रखा, तुम किस बात पे करोगे कि यहाँ पे डेपिक्ट कर रखा था पर क्रोनोलॉजी वाइज नहीं था, एक पर्टिकुलर सेक्शन को ज्यादा दे रखा था, इसलिए वो कनेक्टेड हिस्ट्री को शो नहीं कर रहा। तो ये तुम्हें पैरामीटर भी मिल रहे हैं अगली बार, अब किसी और रूल का पूछेगा तो वही के कंडीशन देख के इन्हीं पॉइंट्स को आप आंसर में लिख देना। ये सीखना जरूरी है इससे ज्यादा, कि हमने इस क्वेश्चन से क्या सीखा है, क्योंकि अगली बार ये किसी और को बहुत कुछ करेगा उसमें, तो पर कम से कम पैरामीटर जब दिमाग में रहेंगे। सबसे इजी टास्क है, हम क्लास में 3 3 घंटे 4 4 घंटे बैठे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पूरा पूरा दिन पढ़ते हैं, रटते हैं, तब जाके में आउटपुट कुछ नहीं निकलेगा। इस 1.5 घंटे क्लास को अगर आपने ढंग से कर लिया तो आउटपुट बहुत ज्यादा निकालोगे आप। पर उसको करो, और फिर उतना एक 1.5 से 2 घंटा घर जाके मॉडल आंसर को पढ़ना है। तो टाइम टू बेनिफिट रेशो सबसे एनरिच, मतलब ये है वो पी वाई क्यूज ना, सबसे कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट देगा। और तुम्हारी पढ़ाई भी स्ट्रक्चर्ड हो जाएगी ना, तो अगली बार पढ़ोगे तो उस टॉपिक को या किसी भी टॉपिक को उस तरीके से पढ़ोगे जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, ना कि अपने मन से पढ़ रहे हो या कोई मास्टर पढ़ा रहा है उसके तरीके से। भाई ठीक है, हर फैकल्टी अपने तरीके से पढ़ाती है, उसका पढ़ तो लो, लेकिन एब्जॉर्ब वही करो जो एग्जाम में रिक्वायर है, तुम्हारा पास तो लिमिटेड है ना टाइम, और वो समझिए ना। ठीक है, चलो ये हो गया, अगला करते हैं चोलास का। जैसे तो चोलास के भी दो है, फिफ्थ कर लेते हैं, सिक्स आप घर से करना। ठीक है, चलो फिफ्थ करते हैं। चोला आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट हाई वाटरमार्क इन द इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। अगले वाले में पूछा होता आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इतना एक आर्ट ऐड कर दिया, तो आर्ट के अंदर थोड़ी डायमेंशन ज्यादा डाल देना। भाई यहाँ तो केवल फर्स्ट वाला इज वेरी स्पेसिफिक ऑन द टेम्पल आर्किटेक्चर, सेकंड में आर्ट इज ऑल्सो देयर, तो वहां पे तुम क्राफ्ट्स का डाल देना, स्टेचूज का डाल देना, स्कल्पचर का डाल देना, ये सब एक्स्ट्रा डाल देना आर्ट वाले में, इतना ही पार्ट है बस ये। तो अगर ये वाला क्वेश्चन कर लिया आपने, ठीक है, तो वो भी हो जाता। या अगर 14 को ढंग से पढ़ा था 2013 में, क्या होता था 24 में वापस रिपीट हुआ है। तो ऐसा नहीं है, और एक बार और गुप्ता और चोला का मिला के पूछ रखा है, तो रिपीट तो हो ही रही है थीम्स तो बार बार, और आर्ट का ही पूछा है बार बार ही। आर्ट आर्किटेक्चर टेम्पल आर्किटेक्चर यही है। एंशियंट मिडिवल में कल्चर वाला पार्ट ज्यादा पूछता है मेंस में। चलो, चोला आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट्स, इस बार भी कल्चरल सिंक्रेटिज्म आया है ना, कल्चर का ही पूछा होता, रिलीजियस सिंक्रेटिज्म अकबर आया। मिडिवल का काफी टाइम के बाद क्वेश्चन आया मोस्टली का मेंस में आया ना, तो शायद किसी ने पूछा था मेरे से सर मिडिवल छोड़ देगा मेंस के लिए, कैसे छोड़ दे, इसी बार तो क्वेश्चन है। पिछले साल भी मैंने मना नहीं करता था खैर, लेकिन अगर पिछले साल में उसको मना कर देता बेटा मत पढ़ मिडिवल, तो प्री के हिसाब से पढ़ ले, तो इस बार क्वेश्चन सर आपने मना किया था। नहीं मना कर सकते कुछ भी भाई, कुछ भी आ सकता है ना। पर ये है कि इससे बहुत नैरो डाउन हो रही है हमारी अप्रोच, कितना इतना तो करना ही करना है, उसके बाद देखेंगे फिर। और होता है जब हम ये कर लेते हैं ना, पैरामीटर भी कर लेते हैं, तो बाकी क्वेश्चन जो इस बार तो कोई बाउंसर मेरे को लग नहीं रहा कोई था, बहुत ही कम, मतलब एक अलग से कुछ नहीं था। तो अगर पैरामीटर सबको बता दे तो 20 के 20 क्वेश्चन पेपर वन में अटेम्प्ट हो रहे थे, 1 2 3 सब में ही ठीक थे इस बार, ऐसे नहीं था। मतलब हर बार जैसे जूनो आ गया था, या एक बार और एक दो दिन जो अलग क्वेश्चन आया, एक तो इको शोक आया था पहले, तो ये सॉर्ट बाउंसर सुने ही नहीं कभी, है ना। तो लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं था इस बार पेपर में ना, 1 2 3 4 में अगर तुम्हें स्ट्रक्चर ठीक है तुम्हारे दिमाग में, तुम अटेम्प्ट तो कर सकते थे। मार्क्स है वो सभी को उतने आते रिलेटिव होता है, लेकिन अटेम्प्ट कर सकते थे इस बार पेपर। करो, चोला आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट अ हाई वाटरमार्क इन द इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। 10 marks 7 minutes। हाउ इट रिप्रेजेंट अ हाई वाटरमार्क इन द इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। तो इसकी खासियत बताओ, कैसे इसने डिफरेंशिएट, कैसे वाटर शेड की तरह एक्ट किया, क्या डिफरेंस लेके आए। भाई इतना ही सिंप्लीफाई कर लो क्वेश्चन को अपना। ठीक है? चोला आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट, अरे क्या नाम है, मृणाल, कुछ सीख रहे हो या ऐसे ही बैठे हो बस। अनम्यूट करो, अनम्यूट। लिख रहा हूँ। सीख रहे हो, लिख रहे हो कुछ साइड में आंसर आंसर। हाँ, लिख रहा हूँ। ठीक है, शाबाश, कर दे। चलो, देखो ये मैं एक स्केच दिखाना चाह रहा था। अगर पूरा टेम्पल नहीं बनाना, बेसिक तो बना सकते हो ना, टैंक था वहां पे, विमाना था सेंक्टम के ऊपर, ठीक है, इस तरीके से। तो वाटर टैंक होता है एक, है ना, ये सेंक्टम हो गया, इसके ऊपर विमान दिखा दो ऐसे ऐसे करके। ऊपर क्यूपुला बना देता, क्यूपुला इसका एक मेन फीचर है ना, क्यूपुला बनाना था। अंतराल हो गया, जो बेसिक पढ़ते हैं, असेंबली आल, है ना, मंडपा असेंबली आल, उस तरीके से।
गर्भगिरा, सब्सिडरी श्राइन्स होगी, गोपुरम, जो गेट्स हैं उनको गोपुरम बोलते हैं। तो एक बेसिक स्केच बना सकते हो। हाँ, इतना बड़ा भी नहीं, साइड में छोटा, और इधर आंसर चलता रहेगा आपका। ये चीजें सीखनी है आपको। चोला आर्किटेक्चर का टाइम पीरियड बता सकते हो, एक मैप दिखा सकते हो वहाँ पे। ये इंट्रोडक्शन तुम्हारा सेट होगा हिस्ट्री के अंदर, है ना। एक चीज और है, मैं कई बार बोलता हूँ, अगर हिस्ट्री का आपको करना है तो इसमें तो नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री में काफी काम आएगा आपको, पर फिर भी बता देता हूँ, एक बार भी याद आ गया मेरे को। ये इवेंट है बी, जो आपको डिस्क्राइब करनी है, ठीक है। तो इससे पहले कोई इवेंट होगी ए, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, बैकग्राउंड। इसका बैकग्राउंड, कई क्वेश्चन है जिसे फंस जाओ ना, अगर कोई बी इवेंट है तो उससे पहले ए, उसका बैकग्राउंड थोड़ा बता दो इंट्रोडक्शन में, बॉडी में पूरा बी इवेंट को डिस्क्राइब कर दो, और कंक्लूजन में कर दो सी इवेंट कि इट लेड टू दिस, या इसने इसको मोटिवेट किया आगे वाले, तो आंसर अपने आप एक्सपेंड हो जाएगा। हिस्ट्री में कनेक्टेड चल जाता है इतना, ये फायदा है हिस्ट्री का। हर सब्जेक्ट की कुछ खासियत है, उसको पहचान लो यार, इसमें ये चीज मैं कर सकता हूँ, तो मेरा आंसर एनहेंस हो जाएगा। तो जब तुम्हें हिस्ट्री लेवरेज दे रहा है कि तुम लिख लो उसमें, कि अगर तुम्हें बी के बारे में कम आता है, थोड़ा ए के बारे में लिख दो स्टार्टिंग में, फिर बी को दे दो, फिर 20 यहाँ कर दो, 20 यहाँ कर दो, 60 इसको लिख दो, 20%, फिर सी के बारे में, इट लेड टू दिस, इसका ये इम्पैक्ट हुआ, फ्यूचर में ही हुआ। तो एबीसी वाला खेलना है काम अपने को हिस्ट्री के अंदर। मॉडर्न में काम ज्यादा आता है वो, ठीक है ना, क्योंकि मॉडर्न की लगभग हिस्ट्री एक कंटिन्यूस है, यहाँ पे बहुत फ्रेगमेंटेड है, अलग अलग ना हिस्ट्री। चलो, अब देखो बस इसमें भी, जब एक चीज और मैंने बताई थी, जब क्वेश्चन इजी होगा तो नंबर कैसे मिलेंगे, डायमेंशंस, वेरी गुड। जितने जो ज्यादा डायमेंशंस को लिखेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो इजी है, टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ चोला है, चार बातें सबको पता होगी, जो 6 या 7 लिखे उसको नंबर ज्यादा मिलेंगे। जब क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो, डिफिकल्ट हो, समझ ना आ रहा हो, तो उसको क्या कर लो, ब्रेक कर लो 3 से 4 सब हेडिंग के अंदर, और हर एक सब हेडिंग के अंदर दो दो, दो पॉइंट लिख दो। क्वेश्चन को ब्रेक करो, अच्छा ये इसका एक पॉइंट लिख दूंगा, इसका एक लिख दूंगा, वाई एस्पेक्ट लिख दूंगा, हाउ लिख दूंगा। क्वेश्चन को ब्रेक कर लो, अगर सब हेडिंग नहीं मिल रही है तो, नहीं तो क्वेश्चन में से मिल जाएगी सब हेडिंग, और हर एक के अंदर दो दो पॉइंट लिख दो, 8 पॉइंट हो जाएंगे। जब क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो उसको ब्रेक करो, इजी है तो डायमेंशन ज्यादा लिखो। अब इसमें डायमेंशन ही लिखनी थी हमारे को। तो पहला तो देखो मटेरियल यूज, तो कैसे वो डिफरेंट किया उन्होंने, तो बर्न्ड ब्रिक से ये किस पे आगे, ग्रेनाइट पे आगे, जो कि काफी ड्यूरेबल था, ठीक है ना। तो ट्रांजिशन फ्रॉम ब्रिक्स पल्लवा पीरियड से टू द ग्रेनाइट स्टोन्स फॉर द ड्यूरेबिलिटी एंड ग्रैंड्यूअर शो कर रहा था। आज भी तुम किसी घर में जाओगे, टाइल लगी हो एक के दो, और दूसरे के घर पे मार्बल हो, ठीक है ना, या ग्रेनाइट हो, तो वो अलग ही, तो ग्रैंड्यूअर और आपका ड्यूरेबिलिटी को शो कर रहा है। हालांकि टाइल रिप्लेस कर दिया हम काफी मार्बल को, ठीक है, लेकिन बता रहा हूँ उस टाइप से, तो कुछ हुआ। स्ट्रक्चरल डिजाइन, टेम्पल फॉलो अ डेफिनेट लेआउट, गर्भगिरा थी उसके अंदर, जो जो हमने डायग्राम बनाया था, वो पूरा सैंक्टम मंडपा, है ना, ये सब पूरा उनका एक स्ट्रक्चर था टेम्पल का, ऐसे रैंडम नहीं था कोई टेम्पल, तो प्रॉपर स्ट्रक्चर था वो। देन एम्फेसिस ऑन द वर्टिकल टोल, काफी लंबे लंबे उनके देखना विमान थे, ठीक है। एग्जाम्पल बृहदेश्वरा विमान राइजेस टू 66 मीटर, तो ये ग्रैंडर शो कर रहा है उनका। देन ऑर्नामेंटेशन, काफी स्कल्पचर्स बना रखी थी, कार्विंग्स थी, फ्रेस्को वॉल्स के ऊपर एंड सीलिंग्स, डेपिक्शन ऑफ गॉड्स, डांसर, रॉयल प्रोसेशन एंड माइथोलॉजिकल सीन्स। इनको याद रखना है, मटेरियल क्या यूज हुआ था, स्ट्रक्चरल डिजाइन कैसा था, यहाँ पे वो डायग्राम बनना था। ऑर्नामेंटेशन में क्या क्या होता, आइकोनोग्राफी, टेम्पल्स ऑफन गार्डेड बाय द स्कल्प्टेड द्वारपाल्स, ठीक है, तो द्वारपाल होते थे, ठीक है, डोर गार्जियंस। फिर एनक्लोजर बना हुआ था पूरा, देखा होगा आपने, पूरा एनक्लोजर था, और उसके वहां पे स्टार्टिंग में क्या था, गेट, उसको क्या बोलते थे, गोपुरम। बस ये वर्ड यूज करने हैं, गोपुरम्स एंड एनक्लोजर्स। फिर शिखरा, ठीक है, वैसे शिखरा यहाँ पे विमान होता है, लेकिन जो पर्टिकुलर चोला जो थे, जो कुपुला को शिखला भी, वो शिखरा भी बोल देते थे, तो यहाँ पे ओब्लिक करके आप क्यूपुला लिख लेना, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे शिखरा के साथ आप लिख सकते हो क्यूपुला। क्यूपुला की खासियत क्या थी एक, पता है किसी को? नहीं वैसे, हाँ, बृहदेश्वर टेम्पल क्यूपुला जो था, इसकी खासियत क्या है पता है कुछ, क्या, मोनोलिथिक, वेटिव हो जाता है। मेन जो था ना इसकी बात, इसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि इसकी जब भी नून पे, जब भी मतलब सूरज किरण पड़ती थी, तो कभी भी इसकी जो शेड है वो ग्राउंड पे नहीं आती थी, वो बस टेम्पल के ऊपर आके रह जाती थी। इस तरीके से इसका डिजाइन नहीं थी, ग्राउंड पे कभी शेडो नहीं आती थी क्यूपुला की। ये इतनी इनकी आर्टिस्टिक डिजाइन थी, साइंटिफिक तरीके से, ठीक है, इट शेडो नेवर फॉल ऑन द ग्राउंड, ये था क्यूपुला की खासियत थी। तो इतना उस तरीके से बनाते थे, अब पता नहीं क्या ऑस्पिशियस रीजन रहा उनका, जो इस तरीके से। पेट्रोनेज, क्योंकि किंग ने काफी सपोर्ट किया था वहां पे टेम्पल आर्किटेक्चर को, ठीक है, सपोर्टेड बाय इंपीरियल चोला, डिस्प्ले पावर, वेल्थ एंड पिटी, ठीक है।
कल्चरल सिग्निफिकेंस एंड लिगेसी, टेम्पल फंक्शन एज सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर्स। इन्हीं से क्वेश्चन बन जाएगा अगली बार कि उन्होंने पैट्रोनेज किया था उन सबको लाइफ, तब आप बताओगे कि ऐसा स्ट्रक्चर होता था, उसी के अंदर पूरी सिटी की तरह बसते थे। इन्हीं में से क्वेश्चन बनेंगे दोबारा, इन्हीं लाइन के अंदर से। प्रमोटेड म्यूजिक, डांस, ये सब चीजें होता था वहां पे, तो किसके सेंटर हो गए? दे आर सेंटर ऑफ कल्चर एंड सोशल लाइफ। ठीक है। चोला या फिर टेम्पल एक्टेड एज अ सेंटर फॉर कल्चर एंड सोशल लाइफ, ये क्वेश्चन आ जाएगा। साउथ इंडियन टेम्पल एक्टेड एज, इन्हीं में से बस। इन्फ्लुएंस लेटर विजयनगर टेम्पल, देखो आ गया ना, ABC वाला रूल लग गया। चोला इन्फ्लुएंस विजयनगर, ये लास्ट में लिख दिया, कब पक्का काम आएगा, इसी बात भी है। ठीक है। एंड साउथ ईस्ट एशियन मॉन्यूमेंट्स, नोटेबल एग्जांपल ब्रिटेश्वर टेम्पल, थांजोर, यूनेस्को वाला हेरिटेज। ये एंगल और डालना है आपको, जिन जिन रूलर से यूनेस्को में कोई साइट आई है उस साइट को मेंशन करो। तो ये तुम्हें शो करता है कि तुमने हिस्ट्री में करंट का टच दिया है। ठीक है। गंगाईकोंडा चोलापुरम एंड अरवेतेश्वरा टेम्पल दशरम भी हो गया। ठीक है। चोला टेम्पल सेट अ न्यू स्टैंडर्ड्स इन स्केल, बड़े थे काफी, टेक्निक एंड आर्टिस्टिक एक्सीलेंस, मेकिंग देम टाइमलेस लैंडमार्क इन द टेम्पल आर्किटेक्चर। ये मैं जानबूझ के 2 लाइन के लिख के दिखा रहा हूँ कि 2 लाइन में तुम कंक्लूड कर सकते हो अपनी सारी बातें, ज्यादा बड़े कंक्लूजन जरूरत नहीं है। और उसमें सारी बातें है कि उन्होंने काफी स्केल पे काम किया, टेक्निक थी उनकी, और आर्टिस्टिक एक्सीलेंस किया था बस। ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, लास्ट वाला पल्लवास का। estimate the contribution of Pallavas of Kachi for the development of art and literature of South Indian। आप एक चीज देख रहे हो, एक सेकंड टाइमर से पहले, अगेन आपको मैं 2 चीज मैं कहता हूँ एग्जाम क्लियर करने के लिए जरूरत है, इंपॉर्टेंट है सबसे। फर्स्ट इज द PYQs जो हम कर रहे हैं, सेकंड इज द सिलेबस। UPSC का GS1 का सिलेबस उठाना, उसमें हिस्ट्री के कितने पार्ट हैं? हम्म, कितने पार्ट है हिस्ट्री के? GS1 के अंदर हिस्ट्री, हिस्ट्री के पार्ट कितने हैं? 5। वेरी गुड। बताओ कौन सा पहला? हम्म, दूसरा, एक पोस्ट इंडिपेंडेंस, एक वर्ल्ड हिस्ट्री, ये तो हो गया। बहुत बढ़िया, मॉडर्न हिस्ट्री और फ्रीडम स्ट्रगल, ये 5 पार्ट है। ये जो पहला वाला पार्ट, ऐसे इतना क्लियर याद होना चाहिए, और जब याद करवा रखा है मैंने फिर भी नहीं बता रहे। ठीक है। ये जो पहला वाला पार्ट है, हिस्ट्री एंड कल्चर के अंदर कौन से 3 वर्ड लिखे हुए हैं? आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर। ये लिख बताया था मैंने, कोड बताया था, भूल भी गए। AL, आर्ट फॉर्म्स लिखा हुआ है। आर्ट फॉर्म्स में क्या क्या चीज आती है? डांस, ड्रामा, पेंटिंग्स, जो सारी आ गई, ये सारे आर्ट फॉर्म से कवर हो गए। और आर्किटेक्चर और लिटरेचर, अभी तुम देख रहे हो क्वेश्चन सारे, आर्किटेक्चर, आर्ट, लिटरेचर, यही पूछ रहे हैं। तो इतना भी डेविएट नहीं हो रहा है, UPSC पूछ हो ही रहा है, बस हम ढंग से उसको ब्रेक नहीं कर रहे, ढंग से पढ़ नहीं रहे हम चीजों को। मेरे को तो खैर याद ही हो रखे हैं, तुम्हें भी याद होनी चाहिए सारी चीजें, वर्ड बाय वर्ड याद है सिलेबस। इसलिए पहला मैं सिलेबस याद कराता हूँ तुम्हें। जिसने नहीं किया, सिलेबस वाली वीडियो देखो दोबारा, उसको याद करो सिलेबस को। ठीक है, सिलेबस ले लेना मेरे से। चलो अब कर लो इसको, क्योंकि होता क्या है ना, मान लो पेपर है, तो पेपर में 20 क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन होंगे मैनेजेबल, जो हम कर, 2 क्वेश्चन आते हैं बहुत डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, या फिर डाइवर्स सोर्स से आएंगे। ऐसे ही प्री के अंदर 100 में से, अब पहले 10 आते थे, अब 20 क्वेश्चन आते हैं जो बहुत, इनके ऑप्शन टेढ़े वेढ़े होंगे, पर 80 क्वेश्चन मैनेजेबल है। इधर 18 क्वेश्चन मैनेजेबल है। लेकिन हमारे पढ़ाई का अगर हम मानते हैं 1 ईयर है, तो हमारी पढ़ाई का जो 7 मंथ्स जाते हैं, वो जाते हैं इन 2 क्वेश्चन पे इधर, और इधर 20 क्वेश्चन पे, यानी कि जो डिफिकल्ट है। इजी वाले पे जाते हैं 5 मंथ्स। डिसप्रपोर्शनली टाइम हम उनको देते हैं जो कम क्वेश्चन आते हैं, और जो डिफिकल्ट है उनको उसकी टेंशन में, या उसके लिए एक सोर्स को रेफर करने के लिए। अगर तुम सिंप्लीफाई वालों को कर लो पहले, सिलेक्शन तो तुम्हारा हो ही जाएगा, क्योंकि पीटी में भी कट ऑफ 45 कर या 40% पे आ चुकी है, मेंस में तो आ ही रही थी 50 के अराउंड। ये फर्क है। तो टाइम तुम कहाँ दे रहे हो ये भी देखना है तुम्हें। क्या उन 2 क्वेश्चन के पीछे भाग रहे हो जो अगली बार फिर अलग आएंगे मेंस में, या तुम उन 20 क्वेश्चन के से आगे प्री के अंदर जो अगली बार फिर अलग आएंगे, तो तुम्हें नहीं पता कहाँ से आएंगे। तो ये भी थोड़ा देखना है अपने को तैयारी करते हुए, पास होना है कि या फिर मन को सेटिस्फाइड करना है कि हम 16-16 घंटे पढ़ रहे हैं, वो भी देखना है। रेलिवेंसी पहले करो, 7 मिनट में स्टार्ट। पल्लवास ऑफ कांची है ना, इनका बताना था अपने को, तो आप बता सकते हो किस टाइम पीरियड में था, कहाँ पे थे, मैं बना दूं, इंट्रोडक्शन हो जाएगा।
अब देखते हैं आर्किटेक्चरल आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर में पूछा होता। तो आर्किटेक्चर इनोवेशन क्या था? दे इनिशिएटेड ट्रांजिशन फ्रॉम रॉक कट से मोनोलिथिक और स्ट्रक्चरल टेम्पल्स, है ना, जो स्ट्रक्चरल वो सब थे वो इन्होंने स्टार्ट किया था, टू मोनोलिथिक एंड स्ट्रक्चरल स्टोन टेम्पल्स। और यहाँ पे अगर इतना पता है तो ठीक है, अगर एग्जाम्पल पता है तो ये वैल्यू एडिशन है। तो स्ट्रक्चरल टेम्पल का एग्जाम्पल आप दे सकते हो शोर टेम्पल, ठीक है, और मोनोलिथिक का यहाँ पे था पंचरथा महाबलीपुरम के अंदर। तो अगर एग्जाम्पल दे दिया तो और बेटर है, अदरवाइज इतना भी करो कि मोनोलिथिक से रॉक कट से मोनोलिथिक और स्ट्रक्चरल टेम्पल्स लेके आइए। दे एस्टेब्लिश द फाउंडेशन ऑफ द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर विद द विमाना स्टाइल टावर्स। विमाना स्टाइल टावर के साथ इन्होंने स्टार्ट किया था पल्लवास ऑफ कांचीपुरम ने। फिर देखते हैं स्कल्पचर आर्ट में जो नरेटिव बेस्ड आपके रिलीफ थे, जैसे अर्जुन पिनेंस जो हम एनसीईआरटी में दे रखा है, और आपका डिसेंट ऑफ गंगा, इस तरीके के जो पैनल बने हुए थे पूरी तरीके, ठीक है, नरेटिव कहानी के तरीके से जो डिपिक्ट करते हैं रिलीफ फीचर्स, वो इन्होंने स्टार्ट किया था। इंट्रोड्यूस आइकॉनिक मोटिव सच एज आपका द्वारपाला, तो आइकॉनिक मोटिव द्वारपाला बनाना उनका, ये सब। फिर मूरल्स और पेंटिंग्स, तो दीवारों पे पेंटिंग, अजंता में जो पेंटिंग थी उस तरीके की पेंटिंग ये लोग लेके आए यहाँ पे भी, ठीक है। टेम्पल एट कांचीपुरम फीचर्ड फ्रेस्को स्टाइल मूरल्स विद अजंता लाइक फाइननेस, मतलब उतनी फाइननेस के साथ अजंता जैसी यहाँ पे टेम्पल्स के अंदर पल्लवास लेके आए साउथ में। यूज लाइम प्लास्टर एंड नेचुरल पिगमेंट शोइंग टेक्निकल सोफेस्टिकेशन, तो इन्होंने लाइम प्लास्टर को यूज किया और नेचुरल पिगमेंट्स को। अब अगेन पहले याद करना जरूरी है, एक तो आप देखोगे आर्किटेक्चर इनोवेशन क्या थे, तो मोस्टली टेम्पल का था। दूसरा स्कल्पचर, तो ये सब सीन दिमाग में आ रही है ना, एक तो आर्किटेक्चर कर दो, टेम्पल कर दो, एक स्कल्पचर कर दो, मूर्ति कला में क्या था, और थर्ड अपना करो पेंटिंग्स में, तो मूरल पेंटिंग्स हो गया। फिर बात करें लिटरेचर की, तो लिटरेचर में ये दो तीन बातें लिख दो, संस्कृत लिटरेचर उसमें मैंने दे रखे हैं पोइट्स वोइट्स सारे, तमिल लिटरेचर, इन दोनों को इन्होंने कैसे प्रोटेक्ट किया और कैसे उसको किया, ठीक है। फिर बाद में कल्चरल लिगेसी क्या थी इनकी, इट ब्लेंडेड आर्यन और द्रविडियन जो ट्रेडिशन थे उसको ब्लेंड किया, और कहीं ना कहीं मैरीटाइम इनके भी कनेक्ट थे ना, ठीक है, ट्रेडिशन एंड द मैरीटाइम आर्टिस्टिक एक्सचेंज, तो वहां से भी मैरीटाइम आर्टिस्टिक एक्सचेंज को भी ये लेके आए और उसके अंदर ब्लेंड किया, मतलब अदर कंट्रीज से जो भी इनोवेशन या जो भी उनके आइडियाज थे वो भी यहाँ पे इन्होंने किए। फिर लास्ट पे लिखो, इट सेट द कल्चरल प्रेसिडेंट फॉर द चोलास एंड लेटर डायनेस्टी, तो आने वाले डायनेस्टीज के लिए उन्होंने कल्चरल प्रेसिडेंट सेट कर दिया, इस तरीके कंक्लूड कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, तो क्या क्या कवर हो गया आज हमारा? बुद्धा हो गया पूरा, स्तूपा हो गया था, है ना। फिर हमने क्या किया था, संगम कर लिया था, संगम में दो टॉपिक हो गए, थर्ड टॉपिक चोला हो गया, और फोर्थ टॉपिक हमारा हो गया आपका पल्लवास, इस तरीके से। ठीक है, कल टेस्ट, अगला जो टॉपिक है उसका टेस्ट करेंगे 2:30 बजे। ठीक है, तब तक आप ये मॉडल आंसर पढ़ लो, एक दो क्वेश्चन जो बच गए थे अपना घर जाके उसको कर लेना।